तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का सेल सिग्नलिंग एंड द हार्मोनल रिस्पॉन्सेज टू एक्सरसाइज। तो इसमें हम इसको जो है वो एक एक लाइन को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो कहने को ये गाइडन की रिपीटेशन है, लेकिन पुराना किसी को भी ऐसा जितना याद नहीं होता, तो इसको हम पूरा ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि हमने चैप्टर नंबर 4 में ये चीज़ पढ़ी है कि मस्कुलर एक्सरसाइज को करने के लिए हमें जिन फ्यूल्स की ज़रूरत होती है वो हमें बेसिकली ग्लाइकोजन और फैट और प्लाज्मा ग्लूकोज से मिलता है, और कुछ फ्री फैटी एसिड से भी मिलता है, और थोड़ा बहुत जो है वो अमाइनो एसिड्स भी हमें वो फ्यूल मुहैया कर देते हैं। यानी मस्कुलर एक्सरसाइज के लिए जो फ्यूल्स आपको चाहिए होंगे उनके आपने नाम याद कर ले हैं: ग्लाइकोजन, फैट, प्लाज्मा ग्लूकोज, फ्री फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड एट अ लेसर एक्सटेंट। और चैप्टर नंबर 4 में इसने ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब ये जो फ्यूल है ये हमें किसी भी एक्टिविटी के दौरान डाइवर्स का मतलब ये है कि आप 100 मीटर भाग रहे हैं, 200 मीटर, 300 और 400 मीटर तक भी अगर आप भाग रहे हैं, 26 माइल भी अगर आप भाग रहे हैं, या अगर आप 385 यार्ड के मैराथन के लिए भाग रहे हैं, किसी भी परफॉर्मेंस के लिए अगर आप जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो हमें ऑप्टिमल लेवल पे ये सारे फ्यूल्स एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस मिलने चाहिए। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी परफॉर्मेंस सफ़र करेगी। तो हमें अपनी बॉडी को ट्रेन करने की और अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि जब हमें इतनी ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो वो हमें उस टाइम पर मिल जाए। अच्छा, ऐसा क्या अगर हमें जो है वो प्रॉपर ये एनर्जी ना मिले तो क्या होगा, और इससे जो है वो हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर हमारे लिवर को ये पता ही ना चले कि भाई अब हमें ग्लूकोज को रिप्लेस करना है, ब्लड के अंदर जो जितना भी था वो ख़त्म हो चुका है। अगर हमारी बॉडी को ये पता ही ना चले कि हमें जो है मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है और फ्री फैटी एसिड्स को जो है वो सीक्रेट ही ना करे, तो क्या होगा। तो एक कंडीशन उन्होंने बताई कि अगर ग्लूकोज रिप्लेस नहीं होता तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी हमारी ब्लड शुगर लो हो जाएगी और हम वहाँ पर बेहोश भी हो सकते हैं। और इस तरीके से ये बता रहा है कि अच्छा, अगर वहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया होने से बॉडी ने रोक लिया तो क्या बाकी केसेस में भी ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर ये बताने की कोशिश करें कि चैप्टर 4 में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, और इन सब का आंसर भी वो एक चीज़ थी कि होम्योस्टेसिस, बॉडी के अंदर सीएनएस और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मिलकर इस सारे होम्योस्टेसिस को बरकरार रखते हैं कि भागने के दौरान, किसी भी भारी एक्टिविटी के दौरान जब हमें किसी भी लेवल पर एनर्जी की ज़रूरत होती है तो जितना भी स्टोर्ड मटेरियल होता है वो एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस सारी मेंटेनेंस को ही हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 4 की रिपीटेशन जो उसने ऊपर वाले पैराग्राफ में की है। अब ये नीचे वाले पैराग्राफ में कहता है कि चैप्टर नंबर 2 में हमने एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम पढ़ा जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सेल सिग्नलिंग होती है। सेल सिग्नलिंग की हमने बहुत सारी वैरायटी भी पढ़ी थी। तो वो ऑटोक्राइन होती है, पैराक्राइन होती है, और जस्टाक्राइन होती है। तो अब हम उसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली हार्मोन सिग्नलिंग के बारे में, हार्मोन्स के बारे में। उससे पहले ये कहना चाहते हैं कि यू आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू सेल सिग्नलिंग दैट द फैक्ट दैट अ वाइड वैरायटी ऑफ सिग्नल्स आर एक्टिंग लोकली एंड अदर्स रीचिंग ऑल टिश्यूज आर नीडेड। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमने सेल सिग्नल्स के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जो सीक्रेट कहीं से होते हैं और वो कहीं और जाकर फिर उस टिश्यू, स्पेसिफिक टिश्यू या मसल पर जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे एडेप्टेशन में जैसे आपने देखा होगा, वो जो लोग आर्म्स लगा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ज़रा सा रुक कर, ठहर कर, सोच कर जो है वो आर्म्स लगाएं, यानी थोड़ा सा होल्ड भी करें साथ में। ये नहीं कि आपको अगर 10 रिपीटेशंस बोली हैं एक साथ तो आपने जो 10 सेकंड में कर दी, आपको ठहर ठहर कर करनी है ताकि आपका ब्रेन उस मसल को फील भी करे और उस एक स्पेसिफिक जगह पर वो अडेप्ट कर ले चेंजेस को। यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जब हम एक्सरसाइज में मसल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं तो उसके जो स्ट्रक्चर है, कहीं पे फाइबर्स हैं, कहीं पे लिगामेंट्स हैं, कहीं पे रेड फाइबर्स हैं और डिफरेंट किस्म के मसल्स हैं, तो वहाँ पर हमारे सिग्नल्स कैसे पहुँचें कि वहाँ पर जो डिपॉजिट फैट है उसको निकाल दें, उसको एज एनर्जी यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी कि भाई सिग्नल्स होते हैं और उन सिग्नल्स के थ्रू हमारी बॉडी जो है वो काम कर रही होती है, जिसमें इसने नाम भी दिया है। अब हम इसमें यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ऑल्दो दिस चैप्टर प्राइमरीली फोकस ऑन एंडोक्राइन सिग्नल्स, तो इस चैप्टर में हम ज़्यादातर एंडोक्राइन सिग्नल्स पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे जो सिग्नल्स हैं वो भी मस्कुलर अडेप्टेशन में बहुत ज़रूरी हैं और हेल्थ बेनिफिट्स दे रहे होते हैं हमें। जैसे डायबिटीज़ में दे रहे होते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो ब्लड ग्लूकोज होती है वो सारी की सारी जो है एनर्जी के फॉर्म में यूज़ हो जाती है और हमें जो है वो शुगर का जो है ज़्यादा रिस्क नहीं होता। और उस तरीके से जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जो हमारी कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ होती हैं, जो ब्लड सप्लाई से रिलेटेड होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कवर हो जाती हैं और हमें परेशानी नहीं होती। अब ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेल सिग्नलिंग के बारे में, ताकि हम ये समझ सकें कि जब हम किसी पेशेंट को कोई एक्सरसाइज रिकमेंड कर रहे हैं तो
वो पेशेंट हमारे सामने कितना हेल्दी है, उसके ये जो हार्मोन्स हैं वो कितने एक्टिवली काम कर रहे हैं, कौन से हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो चुके हैं, कौन से हार्मोन कम हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जब उनको एक्सरसाइज जब उनको प्लान करके देंगे तो हमें पता होगा कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ इफेक्ट करेगी, और इस तरीके से हम उसके प्रिकॉशन से भी बच जाएंगे, यानी उसके जो नुकसान हैं फिर हम उससे बच जाएंगे, प्रिकॉशन भी साथ में दे सकेंगे कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा ही सीक्रेट हो रहा है बॉडी के अंदर ऑलरेडी, या नॉर्मल लेवल पे सीक्रेट हो रहा है, ईस्ट्रोजन नॉर्मल लेवल पे सीक्रेट हो रहा है, तो उसके जो हिप वाला एरिया है लोअर लिम्ब वो ज़्यादा वाइड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का ये लेवल वाइड ज़्यादा है तो हम उसको डाइट में लिख के देंगे ग्रीन वेजिटेबल्स, और प्लस उसको लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेज ज़्यादा करवाएंगे, बट ये ध्यान में रखते हुए कि ऐसा ना हो कि वेट ज़्यादा है और हम साथ में हैवी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं तो उसकी वजह से कोई टिश्यू रप्चर हो जाए या समथिंग लाइक दैट। तो इसमें हम बात करेंगे दो फंक्शंस के बारे में, बेसिकली दो सिस्टम के बारे में, एक सीएनएस के बारे में बात करेंगे और एक एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ेंगे तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी है, यानी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जब दोनों मिलकर साथ काम करते हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये भाई न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से हमारे हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के कंट्रोल्स हमारे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज। अब न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी पर आ जाते हैं कि अब इस चैप्टर की जो बेसिक बात है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी जो रेड है वाली हेडिंग यहाँ से। अब द टू ऑफ द मेजर होमोस्टेटिक सिस्टम इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस आर नर्वस एंड एंडोक्राइन, जो मैंने पहली बात की है कि हमारे जो बॉडी में होमोस्टेटिक सिस्टम को, वैसे तो बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं लेकिन जो दो मेन सिस्टम है ना जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को नहीं समझ सकेंगे। तो अब हम इस चैप्टर में उसके बारे में बेसिकली बात करने जा रहे हैं, ऊपर से मोटा मोटा बात करेंगे, इतना डीप नहीं जाएंगे इस बुक के अकॉर्डिंग ही कि ये सिस्टम दोनों मिलकर किस तरह काम करते हैं और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि दोनों सिस्टम्स में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है द टू सिस्टम डिफरेंट द वे ऑफ मैसेज डिलीवर्ड, इन दोनों सिस्टम में मैसेज डिलीवर करने के अंदाज में जो है वो फ़र्क है। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ब्लड में छोड़ देता है, ब्लड जाकर जिस एरिया पे उसको जो है वो उसके जिस एरिया पर जो है वो उसके रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं हार्मोन्स के, वो उन हार्मोन्स को जिस एरिया पर जो है उस हार्मोन को उसने सिक्रेट करना होता है उस एरिया पर जाकर सिक्रेट कर देता है, और वहाँ पर जो उसको काम करवाना होता है फंक्शन करवाना होता है वो करवा देता है। जबकि हम नर्व्स में पढ़ते हैं कि इसमें न्यूरोसिनेप्टर्स होते हैं, सिनेप्टिक सिग्नल्स होते हैं, न्यूरोसिनेप्टर्स जाके जो है वो एक नर्व जाकर जो है वो इम्पल्स प्रोवाइड करती है और उस टिश्यू पर वर्क करती है। तो एक जगह पर हार्मोन जो है वो सीक्रेट, एक जगह पर जो है केमिकल मैसेंजर है, और जो दूसरी जगह पर है वो हमारे पास दूसरी जगह पर हमारे पास रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स, ये पेज नंबर 93 कॉर्नर पे पढ़ी हूँ मैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर डायरेक्टली इनटू द ब्लड विच कैरीज द हार्मोन टू अ टिश्यू टू एक्सर्ट एन इफेक्ट इफ इट इज़ द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर दैट अलाउज हार्मोन टू एक्सर्ट इट्स इफेक्ट। अच्छा, हमने ये बात पढ़ी थी कि कुछ हमारे पास जो है ना वो फ्री होते हैं और कुछ जो है वो प्रोटीन बाइंडेड होते हैं, ठीक है। तो यानी उनको जब तक उनका स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं मिलेगा वो तब तक जाकर वो काम नहीं करेंगे, बेचारी फारिग घूमते रहेंगे, और जब उनको उनका रिसेप्टर मिल जाएगा तो उस पर जाकर वो बॉन्ड होंगे और फिर वो अपना काम सरअंजाम देंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये काम कैसे करते हैं हार्मोन्स, ये जाकर जो है वो विच कैरीज द हार्मोन टू अ टिश्यू टू एक्सर्ट एन इफेक्ट, ये क्या करते हैं कि हार्मोन जो है स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर पर बाइंड हो जाते हैं और फिर वो जो अलाउ करता है हार्मोन को कि वो भी अपने असरात जो है मुकम्मल उस चीज़ पर डाल सके। इन द वे हार्मोन कैन सर्कुलेट टू ऑल द टिश्यूज़। अब ये सोचने की बात है कि भाई जैसे क्वेश्चन आया था पहले भी लास्ट ऑस्पी में, उन्होंने ऐसे ही मतलब कर लिया था सवाल कि भाई जब हार्मोन जो है वो ब्लड में सीक्रेट हो रहा है, वो पूरी बॉडी में घूम रहा है, तो फिर वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ एक जगह इफेक्ट डाल रहा है और दूसरी जगह नहीं डाल रहा। तो उसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई पूरी बॉडी में भी अगर हार्मोन घूम रहा है उसके बावजूद भी वो एक जगह इफेक्ट इस तरह से डाल रहा होता है क्योंकि उसके एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, वो उनसे जाके बाइंड होगा तो ही काम करेगा, अदरवाइज वो पूरी बॉडी में कहीं भी घूमता रहे, भले उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो जाए, वो उसकी कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ जाए ब्लड के अंदर, वो कोई असर नहीं देगा जब तक उसको उसके अपने जो है वो जानने वाले रिसेप्टर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हार्मोन्स को भी जो है वो हम दो से वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं इसकी, लेकिन जो है वो दो बेसिकली जो है हम यहाँ पर इसको बार बार रिपीट करेंगे। एक स्टेरॉइड्स पढ़ेंगे, दूसरे प्रोटीन्स। तो वैसे यहाँ पे जो बता रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं कि भाई हार्मोन्स जो है वो उसकी सेवरल क्लासेस हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल मेकअप। एक तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, दूसरे पेप्टाइड्स होते हैं, तीसरी प्रोटीन और चौथे स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स मोस्ट कॉमनली हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये फैट से और लिपिड से डील करेंगे और हमारा काम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में उसी चीज़ पर काम करना है।
तो ठीक है, द केमिकल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच द हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। अब जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये इसी से जो है वो इस बात का जो है वो तय होती है कि हमारे ब्लड में किस तरीके से ये जाकर हार्मोन जो है वो काम करेंगे। यानी टाइप और स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन डिसाइड्स और इन्फ्लुएंस द वे हार्मोन इज़ गोइंग टू रिएक्ट अपॉन द बॉडी, कि बॉडी पे कौन से जो है वो डालेगा। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेरॉयड हार्मोन की एग्जांपल दी है कि लिपिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनको प्रोटीन बाउंड मतलब इनको प्लाज्मा प्रोटीन चाहिए होता है, प्रोटीन जिसके थ्रू जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिजॉल्व होते हैं। तो यानी उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो सेम लिपिड लाइक होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है एक पिक्चर दी हुई है बड़े मज़े की, जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। ये रहा, अब ये हमारे पास हार्मोन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो रहा है किस तरीके से, क्योंकि जो इसका हेड है ऊपर वाला ये लाइपोफिलिक है, यानी फिलिक का मतलब होता है लविंग, फैट लविंग है। तो अब ये यहाँ से इसके अंदर से पार होकर यानी इसको क्रॉस करके इसके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये यही कहना चाह रहा है ऊपर वाले इस पैराग्राफ में, ये रहा कि जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं ये लिपिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन चाहिए होता है ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिजॉल्व हो जाए और फिर अंदर मेम्ब्रेन में जाके जो अपने कारनामे जो इनको सरंजाम देने वो कर सकें। अब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कुछ ऐसे जो है वो पॉइंट्स हैं या फंक्शंस हैं जिनकी वजह से जो है वो फैक्टर्स हैं कुछ ऐसे जिनकी वजह से जो हार्मोन की जो फंक्शन है ना वो उस पर जो इफेक्ट आ सकता है, या जो कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन है प्लाज्मा में जो हार्मोन की कंसंट्रेशन उसमें फ़र्क आ सकता है। तो वो चीज़ें ही बता रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके, अब किसी टिश्यू पे किसी हार्मोन का अफेक्ट किस तरह से होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हार्मोन कितना ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। यानी अगर हार्मोन कम क्वांटिटी में सीक्रेट हो रहा है तो वो असर कम देगा, ज़्यादा क्वांटिटी में सीक्रेट हो रहा है तो ज़्यादा असर देगा। दूसरा फैक्टर क्या है, अच्छा हम इसको पहले लाइन से पढ़ लेते हैं, ये मैं अभी ऊपर वाली लाइन डिस्कस कर रही थी। तो कि हार्मोन कंसंट्रेशन द हार्मोन कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा इज़ डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। प्लाज्मा में हार्मोन कंसंट्रेशन कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, वो 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। उसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, पहले हम इसका सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं कि हार्मोन की जो रेट ऑफ सिक्रेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड से, अगर सिक्रेशन ज़्यादा रेट पे हो रही है तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अच्छा, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के कितना जो है वो डीएक्टिवेट हो रहा है हार्मोन, कितने हार्मोन जो डीएक्टिवेट हो रहे हैं और कितने जो है वो एक्सक्रीशन में ज़ाया हो रहे हैं। और तीसरी चीज़ है कि क्वांटिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हमने क्या कहा था कि अगर वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगा ही नहीं तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, सेल के अंदर जाएगा नहीं तो फिर वो काम भी नहीं कर सकेगा। तो जितने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे उतना ज़्यादा ही हार्मोन की कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा ज़्यादा होगी। और चेंज इन द प्लाज्मा वॉल्यूम, अगर प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है किसी रीज़न से, प्लाज्मा इज बेसिकली अ लिक्विड है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आपको स्वेटिंग होती है, आपकी बॉडी में जो है हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हमारे सेल्स के अंदर से सारा जो लिक्विड है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा का वॉल्यूम बॉडी में कम हो जाता है। तो देयर आर सर्च रीजन, इनको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बता रहे कि जो 4 रीज़न है ना जिसकी वजह से आपके हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में वो कम हो जाती है। अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेशन, अब हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब हार्मोन कितना सिक्रेट हुआ है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको सिग्नल कितने मिले हैं। अब बहुत सारे सिग्नल जो हैं वो इनपुट्स जो हैं वो एक साथ आ रहे होते हैं और उसमें जो है वो उसमें बहुत सारे इनहिबिशन के भी आ रहे होते हैं और बहुत सारे जो है वो उसको स्टिमुलेटरी भी आ रहे होते हैं। अब जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो भी होंगे, मतलब अगर स्टिमुलेटरी सिस्टम से जो सिग्नल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते होंगे तो फिर स्टिमुलेट ज़्यादा होगा, सिक्रेशन ज़्यादा होगी। और अगर इनहिबिटरी जो है वो ज़्यादा होंगे तो फिर इनहिबिशन जो है ज़्यादा होगी। तो ये कहता चाह रहा है कि यहाँ पे ऊपर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है इंसुलिन की, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इंसुलिन की एग्जांपल दी है कि इंसुलिन सिक्रेशन के लिए हमारे पास जो है वो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। हमने कुछ खा लिया तो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, तो कुछ खाया हमने, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो गई। जब हम अपने मुंह में कोई निवाला डाल रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे भी हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में जो वो बहुत से केमिकल्स, बहुत से हार्मोन्स जो वो हार्मोन्स की सिक्रेशन जो वो शुरू हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ हमने खाया है तो ब्लड में प्लाज्मा ग्लूकोज जो है बढ़ गया है, तो उस पर भी जो इंसुलिन की सिक्रेशन शुरू हो जाएगी। प्लाज्मा अमाइनो एसिड्स भी बढ़ गए, उस पर भी जो है वो अमाइनो एसिड की सिक्रेशन शुरू हो जाएगी। अब 4 सिग्नल्स हमारे पास आ रहे हैं, ये जो जहाँ पर प्लस प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि पॉजिटिव सिग्नल है, यानी स्टिमुलेटरी सिग्नल्स हैं। अब पैनक्रियाटिक आइलेट जो है बीटा सेल्स जो है वो क्या करेंगे, इंसुलिन को इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब यहाँ से सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो गई और यहाँ पे प्लाज्मा, ये देखें यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है
कि एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इंटरेक्शन इज़ फाउंड इन द कंट्रोल इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज. Pancreas is produce insulin response to change in plasma glucose, amino acid, and norepinephrine release in the synaptic neurons, as well as circulating epinephrine to parasympathetic neurons. Release acetylcholine and variety of hormones including incretins. जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा ग्लूकोज बढ़ जाता है और प्लाज्मा ग्लूकोज बढ़ते ही इंक्रीज इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हो जाता है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी रिलीज होना शुरू हो जाता है इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए, और नॉरएपिनेफ्रिन भी जो है वो निकलना शुरू हो जाता है. तो इससे एक तरफ तो जो है वो हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं कि भाई साहब ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ गया है, इंसुलिन को सिक्रेट करो, और दूसरी तरफ जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन को की जो सिक्रेशन है उसको रोकने के लिए जो है वो हमारे पास काम होना शुरू हो जाता है. लेकिन क्योंकि 3-4 एक साथ काम हो रहे हैं, जिसमें से हमारे पास 4 जो सिग्नल्स हैं वो स्टिमुलेटरी हैं, तो हमारी बॉडी फिर इंसुलिन की सिक्रेशन ही करवा रही होती है. अब कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेशन का सीन ये है कि भाई एक साथ ये सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, तो अब सिस्टम पागल भी तो हो सकता है ना कि भाई ये करूँ या ये काम करूँ या ये काम करूँ. तो होम्योस्टेसिस इसी तरीके से मेंटेन होता है कि वो देखता है भाई वोट किस तरह ज़्यादा है, और फिर उस हिसाब से जो वो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स की सिक्रेशन करवा देता है कि उसको भाई क्या करना है. जैसे मैंने ये बात की थी कि जब हम कोई निवाला मुँह में लेते हैं तो जीआई ट्रैक्ट में से कुछ हार्मोन जो है वो आकर आपके जो बॉडी है, जीआई ट्रैक्ट है, उसके अंदर जो है आकर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही बॉडी रेडी हो जाती है इंसुलिन को सिक्रेट करने के लिए. ठीक है, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ इनहिबिटरी वर्सेस एक्साइटेटरी इनपुट डिटरमाइन वेदर देयर विल बी इन इंक्रीज और इन डिक्रीज ऑफ सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन. तो वोट्स डिसाइड करते हैं कि भाई इंसुलिन को बढ़ाना है या घटाना है. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, उसको मैंने बार बार रिपीट इसलिए किया है कि सारा पेपर बाजी इसी चीज़ पर आने वाला है. तो मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ हार्मोन क्या होती है. अब जितनी हार्मोन्स थे वो सारे के सारे यूज़ हो गए, मेटाबलाइज हो गए, इनएक्टिवेट हो गए, या फिर सारे के सारे एक्सक्रीट हो गए, या जिससे हमने कहा कि भाई आपको प्रोटीन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बाउंड जो है वो हार्मोन्स भी होते हैं ना. ठीक है, अब उसके जो है वो उतने ज़्यादा उसको रिसेप्टर्स मिले नहीं. ठीक है, तो आधे तो ज़ाया हो गए, जितने रिसेप्टर मिले उतने पे बाउंड हो गए, बाकी हो गए ज़ाया, वो ब्लड में घूमते रहे. अब जो ब्लड में घूमते रहे वो यूज़ नहीं हुए, तो बॉडी ने उसको कर दिया मेटाबलाइज, इनएक्टिवेट कर दिया, और बाकी जो थे उसको यूरिन में या जैसे भी करके उसको सीक्रेट कर दिया. अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इनएक्टिवेशन कैन टेक प्लेस एट और नियर द रिसेप्टर. इनएक्टिवेशन जो है वो रिसेप्टर के पास या रिसेप्टर के अंदर भी हो सकती है, और इन द लिवर और लिवर के अंदर भी हो सकती है. लेकिन जो मेजर साइट है और जो लिवर जो है वो मेजर साइट है इंसुलिन किसी भी हार्मोन के मेटाबॉलिज्म की. इसके एडिशन में ये बताता है कि जो आपकी किडनी है वो वैरायटी ऑफ हार्मोन्स को मेटाबलाइज कर सकती है और निकाल सकती है बॉडी में से. अब ये कह रहा है कि आपके हार्मोन के अंदर जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ हार्मोन्स के एक्टिवेशन का और एक्सक्रीशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है. ठीक है, यानी सॉरी कम हो जाता है. जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके बॉडी में से हार्मोन्स के इनएक्टिवेशन और एक्सक्रीशन का रेट जो है वो कम हो जाता है. तो जब हमें जो है वो टेस्ट करवाने होते हैं लिवर के, किडनीज़ के या ब्लड फ्लो के, तो हम यूरिन से जो है वो ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज हम यूरिन से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं और कितने वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई एक्सरसाइज के दौरान तो वो हार्मोन्स जो है वो कम ही जो है वेस्ट होते हैं. तो अगर उस दौरान प्लाज्मा लेवल हार्मोन्स का अबव या बिलो हो जाए, जो हमारे पास नॉर्मल जो नंबर दिए हुए हैं, इंटरनेशनल जो रेंजेस दी हुई हैं, उससे ज़्यादा, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है सही काम करे, गलत काम करे. तो यानी अगर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस दौरान आपका भी जो हार्मोन्स का एक्टिवेशन रेट कम हो रहा है और एक्सक्रीटरी रेट कम हो रहा है, तो फिर आप नॉर्मल हैं. तीसरी बात, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो मैंने बात ऊपर भी कर दी थी वो दोबारा यहाँ पर रिपीट हो रही है कि अगर हार्मोन आपका जो है वो उसका जो बेचारा प्रोटीन बाउंड हार्मोन है उसको अपना रिसेप्टर नहीं मिला, तो वो बेचारा ज़ाया हो जाएगा घूमता घूमता. अब यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं, उसको आप गौर से सुने. एक कह रहा है कि कैपेबिलिटी और एक दूसरा कह रहा है एफिनिटी. कैपेसिटी रिफर्स टू द मैक्सिमल क्वांटिटी ऑफ हार्मोन दैट कैन बी बाउंड. कैपेसिटी कहते हैं कि हार्मोन की ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी बाउंड हो जाए प्रोटीन से, उसको हम कहते हैं कैपेसिटी.
और एफिनिटी कहते हैं कि प्रोटीन बाउंड, वो प्रोटीन जिससे जाके हार्मोन बाउंड होगा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी कि वो अपने साथ हार्मोन को बाउंड कर ले, उसको हम कहते हैं एफिनिटी। तो यानी हार्मोन की कैपेसिटी, हार्मोन की जो पावर है बाउंड होने की, उसको हम कहते हैं कैपेसिटी, और जो पावर प्रोटीन की है उसको हम कहते हैं एफिनिटी। अब ये दो चीज़ें किस तरीके से हैं कि कह रहा है कि जिससे जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी कैपेसिटी एंड और एफिनिटी ऑफ ट्रांसफर प्रोटीन वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्री हार्मोन। अब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जितने ज़्यादा हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे, जितना ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट होगा, तो दोनों की क्वांटिटी ये डिटरमाइन करती है कि जो इफ़ेक्ट है टिश्यू पर वो कितना ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास रिसेप्टर ज़्यादा है, प्रोटीन ट्रांसफर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हार्मोन कम आ रहा है, तो भी टिश्यू पर अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कम है और हार्मोन ज़्यादा है, तो भी हमारे पास टिश्यू पर अच्छा असर नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि हमारे पास दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए प्रॉपर। अब इन्होंने यहाँ पे जो है वो थायरॉक्सिन की एग्जांपल दी है, उसको फिर आप देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे चलो इसको पढ़ लेते हैं कि भाई हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ थायरॉक्सिन ट्रांसफर प्रोटीन भी बॉडी में बढ़ जाता है। अब वो ज़्यादा एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा है, तो उसको जो है वो ज़्यादा ट्रांसफर प्रोटीन चाहिए होगा। तो ट्रांसफर प्रोटीन की रिडक्शन की वजह से जो फ्री बॉडी जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो फिर दोबारा मजीद थायरॉक्सिन को सीक्रेट करना शुरू कर देती है कि भाई एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर फ्रीली जो है वो जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वहाँ वहाँ वो पहुँच जाए। प्लाज्मा वॉल्यूम लास्ट। प्लाज्मा वॉल्यूम यानी चेंजेस इन प्लाज्मा वॉल्यूम विल चेंज द हार्मोन कंसनट्रेशन। प्लाज्मा वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आएंगे तो हार्मोन के कंसनट्रेशन में भी चेंजेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप जो है ना पानी के आधे गिलास में जामा शीरी डाल दें। अब आपने 2 चम्मच जामा शीरी लिया है, एग्जांपल सुन लें गौर से। 2 चम्मच जामा शीरी लिया है, अब आप वही 2 चम्मच आप डाल दें आधा गिलास पानी में, और वही 2 चम्मच डाल दें आप 1 गिलास भरे हुए पानी में। तो कंसनट्रेशन ऑफ हार्मोन किस में ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसमें पानी जो है वो कम है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज एक तो आपका रेट ऑफ सिक्रेशन भी कम हो जाता है हार्मोन्स का, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, और रेट ऑफ इनएक्टिवेशन भी कम हो जाता है। प्लस आपका प्लाज्मा एक्सरसाइज में स्वेट के ज़रिए कम हो रहा होता है, लिक्विड भी कम हो गया, और जो वेस्टिंग जो होनी थी वो भी बच गई। तो हमारी फिर बॉडी के अंदर ड्यूरिंग एक्सरसाइज प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और जो दूसरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसमें हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज के अंदर जो है वो ये दोनों के दोनों सिक्रेशन एंड एक्टिवेशन भी बंद हो जाती है। तो फिर हमारे प्लाज्मा के अंदर हार्मोन की जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ जाती है। तो जब हम उसको मेजर करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो हमें बिल्कुल सही सही जो है वो फिगर्स जो है वो ऑब्टेन हो जाती हैं कि भाई एंडोक्राइन एक्टिविटी बॉडी की सही है कैसी है। समझ रहे हैं? दोबारा से रिपीट करूँ। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी का प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी लिक्विड कम हो जाता है, यानी पानी 1 गिलास का आधा गिलास रह गया। अब जो 2 चम्मच आपने जामा शीरी 1 गिलास में डालना था, वह आप आधा गिलास में डालेंगे, तो मीठा किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली आधे गिलास में, क्योंकि पानी वहाँ कम था। सेम यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि प्लाज्मा वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्सरसाइज कम हो जाता है। और हमने जो दूसरी यहाँ पे चीज़ फंक्शन पढ़ी है कि यहाँ पर जो है वो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है वो भी ड्यूरिंग एक्सरसाइज कम हो जाता है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके हार्मोन वेस्ट भी नहीं होते और सीक्रेट भी नहीं होते, तो हार्मोन भी ज़्यादा बच गए और पानी भी बहुत कम है। तो फिर जो प्लाज्मा के अंदर आपके हार्मोन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर आप असेसमेंट कर लें और टेस्ट कर लें और मेजर कर लें, तो आपको एग्जैक्ट फिगर्स मिल जाएंगे कि आपकी एंडोक्राइन एक्टिविटी कैसी चल रही है, मज़े की या नहीं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है इसकी समरी पढ़ लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है। वाइल जो जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो रिलीज़ कर रहा होता है, ठीक है। फ्री प्लाज्मा हार्मोन कंसंट्रेशन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द इफेक्ट ऑफ टिश्यू लेवल, ठीक। अब यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन की बात हो रही है कि हार्मोन और रिसेप्टर की इंटरेक्शन कैसे होती है, तो उसको हम इस पिक्चर से समझा देती हूँ आपको। ये रहा आपका हार्मोन बाहर पड़ा हुआ, ये है आपका ब्लड प्लाज्मा, ये इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और अंदर पड़े हुए आपके रिसेप्टर से जाके अटैच हो गया। बिल्कुल उसकी देखो जिस तरह का हार्मोन का शेप है ना, सेम उसी तरीके से रिसेप्टर के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है। अब वो जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा। वहाँ पे अटैच होने के बाद अब ये जो आपका ये जो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ये जाके अंदर आपके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जाकर ये जो आपका डीएनए पड़ा हुआ है, डीएनए पे क्या हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जेनेटिक कोड लेके घूम रहा होता है डीएनए। अब डीएनए पे वो जगह जहाँ पर ये डीएनए
जीन रेगुलेशन का काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, वहाँ जाकर ये अटैच हो जाएगा। वहाँ से mRNA को ये सिग्नल देगा कि भाई प्रोटीन को सिंथेसाइज करो, प्रोटीन को बनाओ। और जब यहाँ से सिग्नल जाएंगे प्रोटीन की सिंथेसिस के, तो फिर प्रोटीन के अंदर सेलुलर लेवल, प्रोटीन को सेलुलर लेवल पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा और फिर प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये सिस्टम बहुत स्लो होता है लेकिन बहुत लंबे अरसे तक काम करता है बिकॉज ऑफ द सेकंड मैसेंजर्स। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ते हैं। अभी हमने शुरू से इसकी डिटेल सही से पढ़ ली, ठीक है। पार्ट 2 में इसको डिसाइड, इसको जो है वो लाइन टू लाइन जो है उसको पढ़ते हैं।